हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं मैप माई इंडिया को। मैप माई इंडिया का स्टॉक एनालिसिस करेंगे, बिजनेस समझेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स कहाँ पर हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा में करने वाले हैं हम। हमेशा की तरह सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जा रहा है, तो अगर अब तक आपने सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो ज्वाइन बटन दबाए, सिल्वर मेंबरशिप को एक्टिवेट करें और वहाँ पे आपको मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस पता चलेगी स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर हम स्क्रीनर पे नहीं चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पर नहीं चलेंगे। आप कहोगे जतिन अभी रेट गेन का बनाया था स्टॉक एनालिसिस लास्ट वीक, अगर नहीं देखा है तो देख लो वैसे, बट लास्ट वीक रेट गेन का किया था स्टॉक एनालिसिस और उसमें भी यही सेम बात बोली थी। तो सेम बात इसीलिए थी क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट मेरे ट्रेडिंग व्यू की जो प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें, वहाँ पे मैं वैसे बहुत सारे चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। और स्क्रीन पे हम क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि अगेन फाइनेंशियली अभी आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिकॉज अभी तो कंपनी लिस्ट हुई है, करने दो ऐसे 3-4 साल काम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा भरने दो वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बट बिजनेस समझेंगे, बिजनेस समझने से हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एंड अगर वो चीज़ें आपको समझ आती हैं तो हो सकता है कि आपको भी लगे कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगेन गाइस, दीज वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं मैप माई इंडिया के स्टॉक एनालिसिस को। तो गाइस, वैसे मैप माई इंडिया का जो नाम है ना, वो तो सीई इन्फो सिस्टम है, जो कंपनी का नेम है। मैप माई इंडिया तो चलो ब्रांड हो गया। सीई इन्फो सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1995 में। जी हाँ, द ईयर ऑफ माई बर्थ, आप सोचो। तो वो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में न्यू दिल्ली में। एंड इसको स्टार्ट करने वाले जो थे उनका नाम है मिस्टर राकेश वर्मा एंड मिसेज रश्मि वर्मा। ये दोनों को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के। और अभी इनके जो सन हैं मिस्टर रोहन वर्मा, वो कंपनी को लीड कर रहे हैं। ही इज द करंट सीईओ। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना दिक्कत लगती है कि यार फैमिली में ही बिजनेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही हाथों में बिजनेस ना जा रहा हो, सक्सेशन प्लानिंग की जो दिक्कत होती है। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। एवरीवन ओवर हियर सीम्स वेरी वेल एजुकेटेड इन देयर फील्ड, और ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ढंग से इस चीज़ की बैकग्राउंड में पढ़ाई करके आए हैं एंड इस कंपनी को आगे ही बढ़ाना चाह रहे हैं और ढंग से बढ़ाते भी चलेंगे। एंड दे डू सीम लाइक द राइट पीपल फॉर द जॉब। तो वहाँ पे मुझे मैनेजमेंट साइड पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती। जैसे गाइस, आपको ध्यान होगा हमने रेट गेन में बात करी थी कि रेट गेन एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। हमने रूट मोबाइल के टाइम पे भी डिस्कशन किया था कि कैसे वो एक CPaaS प्रोवाइडर है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वो भी कहीं ना कहीं SaaS हो जाता है। एप्पल इंडिया की बात करी थी, वेरी सिमिलर टू अ SaaS बिजनेस, राइट। मैप माई इंडिया भी आपका एक SaaS बिजनेस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब SaaS और IT के बीच का डिस्टिंक्शन क्या है, जानना जरूरी है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको डिस्टिंक्शन पता होगा, बट अगर नहीं पता है या फिर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा बताना यहाँ पे फर्ज बनता है, बिकॉज इसके बिना वीडियो अधूरी है। तो आपकी ट्रेडिशनल IT कंपनी क्या करती है, वो बैकएंड हैंडल करती है, राइट। तो मान लो कि विंडोज एक सॉफ्टवेयर आपके पास है या अज्यूर प्लेटफॉर्म आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। और उनको बैकएंड पे सपोर्ट चाहिए कि कुछ ग्लिच ना हो जाए, या बाकी लोग अज्यूर प्लेटफॉर्म पे आना चाह रही हैं, बाकी कंपनीज हैं जो क्लाउड डेटा उस पर डालना चाह रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन कराएगा? वो सारी चीज़ें आपकी हमारी ट्रेडिशनल IT कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब करेंगी। बट एक SaaS कंपनी क्या करती है, SaaS कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है जिसको बाकी लोग यूज़ करते हैं, राइट। एंड उसकी IP उनके पास होती है। तो फॉर एग्जांपल विंडोज़ हो गया, अज्यूर हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक SaaS कंपनी की तरह एक्ट कर रही है व्हेन दे आर बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर जिस पे बाकी लोग आ रहे हैं। तो मैप माई इंडिया भी यही करती है। इनफैक्ट इन्होंने अपना बिजनेस डिवीजन 3 में बांटा हुआ है और एक चौथा वर्टिकल और है छोटा, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक्सपैंड करते जा रहे हैं ये। तो 3 इनके जो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हम SaaS के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हम MaaS के अंदर है यानी कि मैप्स एज अ सर्विस, और हम PaaS के अंदर है यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो है SaaS बिजनेस ही। और हाँ, चौथी चीज़ जो ये कहते हैं वो हो गया APIs, कि हम APIs वगैरह देते हैं दूसरी कंपनीज वगैरह को और उसको मोनेटाइज कर पाते हैं बहुत अच्छे से। बट अल्टीमेटली है क्या कि है तो SaaS बिजनेस ही, SaaS कंपनी ही है ये, और इसलिए हमें इसको एज अ SaaS कंपनी इवैल्यूएट करना है। हमें इसको एज एन IT कंपनी इवैल्यूएट नहीं करना, हमें इसे किसी और टेक कंपनी की तरह इवैल्यूएट नहीं करना। वी नो व्हाट दिस इज अ SaaS कंपनी। तो उसी बेसिस पे इसको जज करेंगे और उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब बिजनेस की बात चली है तो मैं आपको बिजनेस ना शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको है कि जतिन मेरे को बिल्कुल ना 2 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में डिफाइन कर दो करती क्या है, तो मैप माई इंडिया
इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ, अभी ये मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं ताकि एक भी चीज यहां पे मिस ना हो जाए, एडवांस्ड डिजिटल मैप्स सबसे पहली चीज, सेकेंड चीज वुड बी जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड थिंग वुड बी लोकेशन बेस्ड IoT सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो मैप्स हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है और उस मैप्स के बेसिस पे बाकी लोग इनके मैप्स बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं और अपने आप को या अपने बिजनेसेस को ढंग से मैनेज कर पाते हैं, एक्सपैंड कर पाते हैं और एफिशिएंट बना पाते हैं एंड और ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। अब आप मुझसे यहाँ पे कह सकते हो कि जतिन लेकिन हम तो हमेशा गूगल मैप्स ही यूज करते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। गूगल मैप्स इज द लीडर व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर या B2C बिजनेस टू कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं, बट मैप माई इंडिया का बिजनेस वहां पे नहीं है। मैप माई इंडिया का फोकस है B2B में एंड B2B2C में। B2B का क्या मतलब है, यानी कि बिजनेसेस को मैप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि एक बिजनेस है यानी कि खुद, और वो बिजनेस को ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब B2B2C का क्या मतलब है, यहाँ पे आप कहोगे ये तो बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। आप में से अगर किसी ने भी हुंडई की कोई गाड़ी खरीदी होगी कभी या MG की भी गाड़ी खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे उसके अंदर जो मैप के नेविगेशन सिस्टम है वो मैप माई इंडिया का है। तो वो B2B2C यानी कि हम कंज्यूमर्स तक पहुंच गया है वो, बट वो एक बिजनेस के थ्रू होता हुआ पहुंचा है जो कि हुंडई या MG है। तो बिजनेसेस इनके साथ टाई अप कर रहे हैं एंड ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो B2B2C हो जाता है। तो दो मेन वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं एक तरीके से, दो तरीके से कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2B2C। तो उसके अंदर ये लीडिंग प्लेयर है। गूगल मैप्स यहाँ पे कहीं पर भी नहीं टिकता। इनके पास इनफैक्ट 500 से ज्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं इस समय और ये बहुत सारे वर्टिकल्स में फैले हुए हैं। बट अगर इनके मेन वर्टिकल्स की हम बात करना चाहें तो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो एक तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आता है, एक कॉर्पोरेट सेगमेंट से आता है, उससे थोड़ा कम या मैं कहूँगा काफ़ी कम है, परसेंटेज वाइज आपको बता दूंगा, गवर्नमेंट सेगमेंट से आता है, और फिर बचा कुचा चिन्नू सा परसेंटेज आपका रिटेल सेगमेंट से आता है। तो जो हाफ ईयरली के इनके नंबर्स थे FY22 के, उसके बेसिस पे 39% केम फ्रॉम दी ऑटोमोटिव सेगमेंट, 54% केम फ्रॉम दी कॉर्पोरेट सेगमेंट, 5% केम फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 2% केम फ्रॉम दी रिटेल सेगमेंट। अब इनके अगर मैं आपको कुछ कस्टमर्स बताऊं तो इनके कस्टमर्स हो गए एयरटेल। आप में से मुझे नहीं पता कि बिरयानी कितने लोगों को पसंद है, भैरोज बिरयानी की। देखो यार, बेस्ट बिरयानी तो नो डाउट मेघनास की है बैंगलोर में, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता मुझसे। आई स्टडीड एट क्राइस्ट और सबको पता है कि मेघनास से बेटर बिरयानी कोई नहीं है। कोई हो सकता है कहते पैराडाइज नहीं, कोरमंगला जाओ भैया, मेघनास से बेटर बिरयानी किसी की नहीं है। बट अब दिल्ली में मिलती नहीं है, गुड़गांव में मिलती नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई ऑर्डर भैरोज बिरयानी, क्योंकि मुझे कंपेरेबल लगती है। अब मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ तो आप कह सकते हो जतिन पुलाव ही खा रहे हो, बट ठीक है जो भी है। सो रेबल फूड्स दे हैव टाइड अप विद मैप माई इंडिया एज वेल। तो जब भी मैं फासोस से, भैरोज बिरयानी से या इनके किसी भी और आउटलेट से, क्लाउड किचन से मंगाता हूँ, तो मैप माई इंडिया का ऐप ही वहाँ पे खुलता है, राइट। सो दीज गाइज आर विद मैप माई इंडिया। देन यू हैव Hyundai, यू हैव MG, यू हैव कंपनीज लाइक HDFC बैंक, यू हैव फोन पे, यू हैव फ्लिपकार्ट। तो बहुत वेराइटी ऑफ बिजनेसेस इनके साथ काम कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो इनके एंटरप्राइज सोल्यूशंस हैं वो इन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ भी जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि जब आपका वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट हुई थी, सो गवर्नमेंट ने इनको क्या कहा कि भैया ये सारे एड्रेसेस, इनके पास वैक्सीन वगैरह मिल रही है और इसी में और लोग एनरोल करते रहेंगे। अब उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, वैक्सीनेशन का डेटा कैसे पहुंचाना है, कैसे दिखाना है कि लेट से मैं यहाँ गुड़गांव में ढूंढ रहा हूँ वैक्सीनेशन सेंटर, तो कौन सा पास में है, किस में मुझे जाना चाहिए, मेरे सेंटर की लोकेलिटी के हिसाब से मैं कौन सा बुक कर सकता हूं। तो वो सब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करके देता है मैप माई इंडिया, क्योंकि इनके पास डेटा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डेटा है कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये हम सबको पता ही है। और जो इन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करी हैं 1995 से जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मटेरियलाइज और मोनेटाइज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये लोग जिसके साथ भी काम करते हैं, जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज को। आप सोचें कि गूगल मैप्स में अगर हर चीज़ हो जाती है तो नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिजर्व्ड फॉर द इंडियन कंपनीज, क्योंकि अभी रिसेंटली पॉलिसी चेंज हुआ था। इनफैक्ट द जियोस्पेशियल सेक्टर वॉज डीरेगुलेटेड इन 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इट हैज ओपनड अ ह्यूज मार्केट फॉर द इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट क्यों ज़्यादा बड़ी खोली है?
बिकॉज फॉरेन कंपनीज पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। फॉरेन कंपनीज को गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ग्रैन्युलर मैपिंग नहीं कर सकते, आप 360 डिग्री स्ट्रीट व्यूज नहीं ले सकते और आप टेरेस्ट्रियल सर्विसेज नहीं कर सकते प्रोवाइड। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि क्योंकि ये चीजों की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना, तो आपकी मैप माई इंडिया जैसी कंपनी जो कि इंडियन है वो कहीं ना कहीं आगे निकल पाती है और कम से कम एंटरप्राइजेस को बहुत अच्छा सोल्यूशन अपना प्रोवाइड कर पाती है। तो अब ये कहते हैं कि हम खाली ऐसा नहीं फोकस करते कि ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, हमें ये भी पता है कि कैसे लोग कहाँ पे रहते हैं, डेमोग्राफिक क्या है वहाँ का। तो बहुत सारा डेटा है जो इनके पास आता जा रहा है, जो बाकी कंपनीज के पास मे भी नहीं आ सकता। एंड अगेन बिकॉज दे आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो वो डेमोग्राफिक राइट मे भी हो सकता है फ्यूचर में इनको भी पता चल जाए कि भैया इस लोकेलिटी की स्पेंडिंग पावर कितनी ज़्यादा है, इस लोकेलिटी की कितनी कम है, इसमें किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी एग्जैक्टली वांट्स क्या हैं। अब हो सकता है ना कि वो ट्रैक कर पा रहे हो या फिर वो जब फासूस के साथ काम करते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ इतनी बिरयानी यहाँ पे आती है, इतने फासूस के रैप्स यहाँ पे आते हैं, ये कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, ये फूड आइटम अच्छा कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जा सके। वी डू नॉट रियली नो कि एग्जैक्टली इनके अरेंजमेंट क्या रहते हैं, बट वी डू नो कि दीज गाइज आर एनेबलिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस फॉर दीज कंपनीज। एंड क्योंकि एनेबल कर पा रहे हैं वो सोल्यूशन जो कि डेटा बैक्ड है, तभी कंपनीज इनको यूज कर रही हैं। बिकॉज सही में यार गूगल मैप लगाना इतना मुश्किल नहीं है राइट, आप अपना यूज कर सकते हैं उसे फोन पे। बट वाई आर कंपनीज यूजिंग मैप माई इंडिया? बिकॉज दे आर सीइंग सम एडवांटेज। और मैप माई इंडिया अगर आप यूज कर रहे हो एज अ बिजनेस तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तभी कंपनी रेवेन्यू भी कमाएगी खैर, बट आपको पैसे देने पड़ रहे हैं अगर आप एज अ बिजनेस यूज कर रहे हो। तो वो बिजनेस मॉडल क्या है? अब अगर हम ऑटोमोटिव बिजनेस मॉडल पे जाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ऑटोज के अंदर काफी बिजनेस है इनका, तो दे चार्ज पर पीरियड बेस्ड पे पर व्हीकल। तो मान लो साल भर के लिए भैया पर व्हीकल हम चार्ज कर रहे हैं आपको या जो भी है, दे चार्ज पर व्हीकल, पर एसेट, पर ट्रांजैक्शन, पर यूज केस एंड या फिर और मतलब या फिर पर यूजर। तो बहुत सारे तरीके हैं इनके पास चार्ज करने के एंड वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है। बट आप सोचें हर एक जो गाड़ी बिक रही है उसके बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप Hyundai की आज क्रेटा लेते हैं और उसमें मैप माई इंडिया लगा आता है आपके पास मैप, तो मैप माई इंडिया चार्ज कर पा रहा है Hyundai को उस गाड़ी की सेल के ऊपर। तो अगर गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, जो कि मुझे एक रिस्क फैक्टर लगता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक तो ये हो गया ऑटोमोटिव साइड का बिजनेस मॉडल। अब दूसरा बिजनेस मॉडल इनके पास क्या है जो बाकी कंपनीज के साथ है, जैसे HDFC बैंक हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो इन कंपनीज के साथ ही क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन फी पे जा सकते हैं, रॉयल्टीज पे जा सकते हैं, एन्युटीज पे जा सकते हैं। And together all this has contributed to 90% of the revenue coming for FY21 revenue from operation जो था FY21 का। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल बिजनेस मॉडल है ना इनके, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस दे हैव बीन एबल टू चेंज द बिजनेस मॉडल, और उससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि सारे कस्टमर सेम नहीं है, सारी इंडस्ट्री सेम नहीं है। एंड इफ यू कैन कस्टमाइज योर कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल वाली चीज़ हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज दे नीड टू रिटेन दोज कस्टमर्स, तभी बिजनेस आगे अच्छा चल पाएगा। इन्होंने इसके अंदर ये भी बताया कि एवरेज एज ऑफ कस्टमर्स यानी एवरेज जो कॉन्ट्रैक्ट एज है वो 3 इयर्स की होती है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग और बताना चाहूँगा आपको, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन दिनों आप कुछ भी यूज़ करते हैं ना, लोकेशन सर्विसेज ऑन हो जाती हैं, आपका GPS ऑन हो जाता है, लोकेशन की सर्विस ऑन हो जाती है। अगर आप 10 डेटा किसी को दे रहे हैं ना, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह को, तो उनमें से 8 जो हैं डेटा, जब आप 8 बार शेयर करते हैं 10 में से, वो लोकेशन का डेटा उठाता है। तो कहीं ना कहीं लोकेशन हैज़ बिकम सच अ बिग थिंग कि ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगी उसकी, बिकॉज डिफरेंट कंपनीज आर नाउ गोइंग टू वांट टू वर्क विद मैप माई इंडिया कि भैया आप हमें और अपनी कैपेबिलिटी से एक्सपैंड कर पाओ, आप हमें समझा पाओ कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब जैसे आप जोमेटो के पास जाओ, आज जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ बिक रही है, वहाँ पे वो चीज़ बिक रही है। मैप माई इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में वो चीज़ कर पाएगा, बिकॉज दे वुड हैव सो मच डेटा, दे वुड हैव डेवलप्ड सच पावर्स, या मैं कहूँगा सच एल्गोरिदम्स, जो कहीं ना कहीं उन्हें पावर देती हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें एंड मे बी फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट कर सकें चीज़ों की। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहूँगा। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने इनके साथ टाइप किया हुआ है GST के लिए भी। तो व्हाट GST डज इज दे यूज मैप माई इंडिया फॉर ऑप्टिमाइजिंग टैक्स कलेक्शन, और एन्युटी मोड पे पेमेंट वगैरह नहीं करते रहते हैं। जो रेवेन्यू आता है वो सी इन्फो सिस्टम का एन्युटी बेसिस पे आता है।
बट टैक्स कलेक्शन कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं कि अच्छा बाकी लोग यहाँ पे इतना इतना दे रहे हैं, इतना इतना जीएसटी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पे जीएसटी थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। एंड लेट्स से कि सडनली आप देखें कि 4 हाउस होल्ड से बिल्कुल भी नहीं आ रहा और वैसे हम देख रहे हैं कि आ रहा है, या कोई ऑफिस स्पेस है वहाँ से हम देख सकते हैं कि बाकी लोग पे कर रहे हैं बहुत अच्छे से बट ये पर्टिकुलर लोग नहीं कर रहे, तो यू कैन चेक दोस फाइल्स एंड गेट टू नो कि हाँ भैया जीएसटी क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, क्या दिक्कत हो रही है। क्यों ज़्यादा है तो खैर कभी किसी को नहीं लगेगा, जीएसटी आ रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, बट कम क्यों है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैप माई इंडिया जैसा बिजनेस आपके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आप सोच नहीं सकते, मतलब ये चीज़ें आप सोच नहीं सकते घर बैठे हुए कि यार ये भी कोई परेशानी होगी और मैप माई इंडिया उसको सॉल्व कर रहा है। तो ऐसी इनकी कैपेबिलिटी है, इस तरीके से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं ये, और इस तरीके से ये आगे एक्सपैंड करेंगे बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शंस पुट इन करी गई हैं बाहर की कंपनीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की ओर से, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगी उन्हें अब डायरेक्ट कंपटीशन देने से। एंड दीज कंपनीज कैन टेक दैट एडवांटेज, होम टर्फ एडवांटेज इनको मिलेगा। जब हम जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो होता क्या है कि यार अपना होम मैच है ना, तो आप बेटर खेलते हो, वो कहीं ना कहीं होता हुआ हमें दिखेगा मैप माई इंडिया जैसी कंपनी के साथ। डेटा की बात करें तो मैं थोड़े और पॉइंट्स यहाँ पे रीड करना चाहूंगा मैप माई इंडिया के बारे में। दे हैव मैप्ड मोर देन 6.3 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड। आप सोचो कितना बड़ा हो जाता है नंबर। ऑलमोस्ट 8,000 cities and towns in detail they have mapped. About 3.1 crore places and addresses they have mapped. They have also collected 20 million geotag videos, photos and panorama. तो कहीं ना कहीं जो आपका हाई डेफिनेशन में फोटोज वगैरह आपको दिखती है ना, मे बी बिल्डिंग्स आपको दिख सकती हैं 3D में, और इस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैप माई इंडिया करता जा रहा है और डेटा इनके पास अगेन बहुत ज़्यादा है। द बेस्ट थिंग अबाउट मैप माई इंडिया जो मुझे लगी, वो डेट फ्री कंपनी है, कैश बहुत ज़्यादा है बुक्स के अंदर, 380 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत हाई है इस कंपनी का, बिकॉज इनकी जो मेन रिसोर्सेज हैं वो तो मैन पावर ही है ना। आईटी के अंदर या सास बिजनेसेस के अंदर आपका मेन खर्चा लोगों पे होता है, टैलेंट पे होता है, एंड उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी पे होता है। अब आप कहोगे जतिन ये तो चलो इंडिया की बात हो गई, क्या मैप माई इंडिया बाहर है? तो इनफैक्ट मैपल नाम से उन्होंने ब्रांड निकाला है एंड दे आर टारगेटिंग प्लेसेस लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यूएई एंड इजिप्ट। तो काफ़ी सारी कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं। देश है कि हम बाकियों के साथ टाइप वगैरह करके डेटा बहुत उठा पा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 1-2 रिस्क फैक्टर्स लगते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट दे वांट टू गो इंटरनेशनल। तो विजन बहुत ब्रॉड है कंपनी का, एंड कहीं ना कहीं जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, एटलीस्ट वी वांट टू सी दैट, राइट। एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होता है वो देखेंगे और उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एटलीस्ट दिस कंपनी हैज़ द विजन टू गो अब्रॉड एंड कि वहाँ पे चैलेंज करें मार्केट को। अब आपने सब मेरे से बड़ी तारीफ सुनी है अब तक इस कंपनी की, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ना लगे हों बिजनेस को समझते हुए। सो वन थिंग इज मैप माई इंडिया डज नॉट प्रोवाइड लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। तो गूगल के रेवेन्यूज वहाँ से बहुत अच्छे आते हैं एंड गूगल एड बेस्ड पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरी तरह यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम नहीं लिया हुआ, तो हाई चांसेस हैं कि आपको गूगल या यूट्यूब यहाँ पे एड्स दिखा रहा होगा और उससे इनकम जनरेट कर रहा होगा। अब क्योंकि मैं एड्स देखना पसंद नहीं करता, तो दे चार्ज मी अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, 6 अकाउंट्स देते हैं उसके अंदर, सबके लिए सेम है, फैमिली प्लान अगर आप यूट्यूब का लेते हैं, एंड आपके वो एड फ्री हो जाता है यहाँ पे। बट लोकेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट्स गूगल मैप्स वगैरह में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होंगी, एंड गूगल मैप कहीं ना कहीं क्योंकि इतना ज़्यादा D2C है ना, इतना कंज्यूमर फेसिंग है कि उसको पता है, और उसके बाद डेटा इतना है हमारा, उसको पता है कि उसको किस चीज़ का भी ऐड दिखाना है कहाँ पे। तो अगर उसको पता है कि मुझे पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है एंड आई एम गोइंग समवेयर ऑन अ रोड ट्रिप और समथिंग, एंड मैंने मैप लगा रखा है, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो हाई चांसेस है वो डोमिनोज को कहेगा भैया इस जने को अपना प्रमोट करो प्रोडक्ट, राइट। जहाँ पे भी आपने खोल रखा है आउटलेट रास्ते में दिखाओ, क्योंकि हाई चांसेस हैं ये रुक के बंदा वहाँ पे खा ले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये गूगल मैप्स के पास है, ये इनके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लोकेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज़ नहीं करते, एंड मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं करते बिकॉज लोकेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट यूज़ करके इनको कुछ खास मिलेगा नहीं, बिकॉज ये B2C नहीं है, ये B2B या B2B2C है। एंड मे बी B2B2C जो इनका मॉडल आता है, अब गाड़ी वगैरह में इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ पे सब ला सकते हैं, बट उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बेस उस हिसाब से चाहिए होगा जिस हिसाब से लेट्स से गूगल के पास है। तो गूगल के पास तो डेटा इतना ज़्यादा है ना कि क्या ही कहने। मैं तो कभी कभी कहता ही हूँ, आप जो चीज़ ढूंढ रहे होते हो ना, वो कहते हैं ना किसी चीज़ को अपनी पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। आप किसी चीज़ को दिल से चाह लो या किसी चीज़ को सर्च करना चाहो दिल से, गूगल पहले ही उसका सर्च रिजल्ट आपको दे देता है। ये हाल हो गया है यहाँ पे।
तो कहीं ना कहीं जो डेटा है, जो डेटा की पावर आ गई गूगल के पास, वो डेफिनेटली यही मोनेटाइज कर सकते हैं। कोई और कंपनी उस बेसिस पे आगे नहीं टिक सकती। बट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हैज प्लेस्ड एंड बिकॉज ऑफ द डेटा दैट कॉर्पोरेट्स गेट आउट ऑफ मैप माई इंडिया, मुझे लगता है B2B एंड B2B2C में इनको कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट इन इंडिया। गूगल कितना भी अच्छा कर ले, इट विल टेक अ लॉट टू dethrone मैप माई इंडिया फ्रॉम वेयर दे हैव कम इनटू। और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी मैप माई इंडिया, जिनके पास APIs खुद के हैं, टेक्नोलॉजी खुद की है, सारी एल्गोरिदम्स खुद की है, मैपिंग डेटा खुद का है, राइट, डेटा इनका खुद का है, ऐसा नहीं किसी पे डिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी लीड छोड़ेंगे। तो नेगेटिव भी है बट पॉजिटिव भी है। अब आपको देखना है कि आपको क्या समझ आता है एंड क्या चीज़ पिक करनी है। तो गाइज ये तो रहा मेरा पहला कंसर्न, राइट, कि लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वहाँ का रेवेन्यू आप छोड़ रहे हो। बट और क्या कंसर्न हो सकते हैं? तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग कंट्रीज में UAE, इजिप्ट, इधर जा रहे हैं ये। बट रिस्क क्या है? इंडिया में आपको बेस बनाने में बहुत टाइम लग गया। इंडिया में आप 1995 में स्टार्ट हुए एंड बहुत लोगों ने कुछ साल पहले ही कंपनी के बारे में सुनना शुरू किया। ये ज़रूर है कि चलो लोकेशन आया बाद में, 100 चीज़ें बाद में हुई, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कंपनी को एक जो होती है ना पकड़ बनाने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज गूगल भी था, चैलेंज कर रहा है एंड सब कुछ चीज़ें थी। एंड दे हैव सेड कि अब जाके हमें ऐसा लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है, बिकॉज उससे पहले तो गूगल के पास डेटा इतना था कि ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे उस लेवल पे, बट अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं तो कर सकते हैं। इंटरनेशनली व्हेन यू आर गोइंग, तो वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिल रही। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू बी एट अ डिसएडवांटेज। यहाँ पे आपको होम टफ एडवांटेज है, वहाँ पे आप अवे खेल रहे हो, राइट, तो वहाँ पे एक आपको डिसएडवांटेज रहेगा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। मे बी दे विल बर्न अ लॉट ऑफ कैश एंड वोंट गेट द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट दे वुड हैव गॉटन इफ दे वुड हैव कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ओनली इन इंडिया। तो वो हमें देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मुझे लग रहा है इनका जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, और इस पर मैं आपका बहुत ज़्यादा फोकस लाना चाहूँगा। अगर ये कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन ढंग से नहीं कर पाती तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इनका जो दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है ना, बहुत मेजर रिस्क है, जो कि हमें रेट गेन में नहीं लगा था, बिकॉज रेट गेन का कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर आप देखोगे तो 18 customers, their top 18 customers contribute to 80%, 80% of the revenue, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। क्या होता है कि आपके टॉप के कस्टमर्स अगर बाई चांस फ्लक्चुएट कर गए, शिफ्ट कर गए, वैसे नॉर्मली करेंगे नहीं, स्टिकीनेस बहुत होती है SaaS बिजनेसेस में, बट अगर कर गए तो बहुत बुरा झटका लग सकता है। तो ये रिस्क मुझे पर्टिकुलरली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा एंड इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉप कस्टमर्स में चर्न ना हो, टॉप कस्टमर्स टिके इनके पास। ऑल्सो अनदर रिस्क इज कि ऑटोमोटिव सेगमेंट पे इनकी काफ़ी डिपेंडेंस है। तो हमने पढ़ा इसके अंदर कि जो हाफ ईयरली FY21 के नंबर्स थे, ऑटोमोटिव सेगमेंट से आया 39% रेवेन्यू, कॉर्पोरेट से आया 54%, गवर्नमेंट से आया ओनली 5 एंड रिटेल से आया ओनली 2, राइट। तो ऑटोमोटिव की जो हाई डिपेंडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही है आप पूछोगे मुझसे कि जतिन गाड़ियों की सेल बिकनी है, चाइना के नंबर्स देखो, इंडिया के नंबर्स देखो। ऑटोमोटिव की डिपेंडेंस आपको पता है, अभी एक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा थी, वो है टाटा एलेक्सी। JLR के ऊपर थी पर्टिकुलरली, बिकॉज टाटा ग्रुप कंपनी है। एंड जब JLR अच्छा नहीं कर रहा था ना, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया उस स्टॉक का। अगर ऑटोमोबाइल सेगमेंट या ऑटो साइकिल आपकी डाउन टर्न में चली जाए, क्योंकि आप हर नई गाड़ी बेच रहे हो उसके ऊपर आप चार्ज कर रहे हो, और ठीक है आप हर साल भी चार्ज कर रहे हो जो बिक चुकी गाड़ी, बट आपकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ तभी आएगी उस सेगमेंट में जब गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। ऑटो ना साइकिल से ज़्यादा है, अगर ऑटो की डाउन साइकिल गई, ये बहुत बुरी तरह हिट लेकर जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए जो अभी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है ना, ये आई थिंक 150 टाइम्स अर्निंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं वो चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा। रेट गेन के केस में मैंने आपसे कहा था कि लॉस मेकिंग वो लग रही है आपको, बट वो है प्रॉफिटेबल, राइट। इस केस में ये प्रॉफिटेबल है, बहुत ग्रोथ का स्कोप है। और एक और टॉपिक मैं बात करना चाहूँगा, एक बार ये डिस्कस कर लूँ मैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी वगैरह सब कुछ है, बट मेरे को रिस्क बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं इसके अंदर टू टेक दैट शॉट। मुझे लग रहा है कि ये जो रिस्क है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में होने चाहिए, आपको ध्यान में होने चाहिए हर समय। और जब भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिस्क आप ना भूलें। क्या रिस्क है? इंटरनेशनल एक्सपेंशन में ऐसा ना हो कि ये अच्छा ना कर पाए, राइट। दूसरा रिस्क आपका है जो ऑटोमोटिव सेगमेंट पे ओवर डिपेंडेंसी लग रही है हमें कहीं ना कहीं। ऑटोमोटिव सेगमेंट की अगर डाउन साइकिल स्टार्ट होती है तो एक हिट ये ले सकते हैं। तीसरा रिस्क जो मुझे लग रहा है वो ये है कि टॉप 18 कस्टमर्स में 80% रेवेन्यू इनका बंधा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो इन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखें। बट एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में इनके पास, जो मुझे नहीं लगता कि और किसी इंडियन कंपनी के पास है। अब वो क्या है?
वो है मेटावर्स। जी हाँ, तो मेटावर्स के ऊपर हमने बहुत चीज़ें सुनी है। फेसबुक ने अब तो अपना नाम बदल दिया, मेटा कर दिया नाम, कि भैया हम तो इसी पे ध्यान देंगे, राइट। मेटावर्स में क्या हो सकता है, मेटावर्स के अंदर इतनी चीजें हो सकती हैं और वो ये कंपनी हेल्प करेगी बाकी कंपनीज को। कैसे? कोई भी कंपनी अगर मेटावर्स बिल्ड कर रही है ना, तो उसको होगा कि यार हम थोड़ा रियलिस्टिक बिल्ड करें या थोड़ी प्लेसेस बिल्ड करें, तो मैप तो हर जगह चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सीरियस वीडियो गेमर्स टाइप हैं, मैं बहुत वीडियो गेम्स खेलता हूँ, राइट। इनफैक्ट मुझे चश्मा ही मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन पोर्टेबल होता था मेरे पास, उसको खेल खेल के लगा है। हाई चांसेस हैं कि थोड़ा हो सकता है कि हाँ आंखें शुरू से कमज़ोर रही उस हिसाब से, बट मैं PSP को फिर भी ब्लेम करना चाहूँगा, बिकॉज मेरी जितनी गेमिंग हार्डली कोई करता था। आई थिंक 1 or 2 ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू डू इट। एंड जब मैं क्राइस्ट में गया, वी वेंट टू IIM इंदौर फॉर अ कॉम्पिटिशन, एंड IIM इंदौर में मतलब सबको होता है कि पढ़ाई का जीतो ये वो, मैं FIFA जीत कर आया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि मेरे को गेम्स बहुत पसंद है, और आप जिस भी गेम को खेल लो, जो भी ओपन यूनिवर्स गेम है आपका, या मैं कहूँगा ओपन यूनिवर्स भी ना, सिंगल प्लेयर में आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, मैप तो होता ही है ना भैया। मैप कौन प्रोवाइड करेगा? मैप माई इंडिया, और कोई नहीं है यहाँ पे प्रोवाइड करने को। तो मुझे लगता है कि मेटावर्स की अपॉर्चुनिटी इनकी बहुत बड़ी है, और जब मेटावर्स की अपॉर्चुनिटी आपकी मेटेरियलाइज होनी शुरू होगी ना, तब आपको इसकी एक्चुअल ग्रोथ दिखेगी कंपनी की। अब क्या उस चीज़ को प्ले करने के लिए आपको आज बाय करना चाहिए, वो क्वेश्चन आपके लिए ही है। मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है मेटावर्स इज 10 years अवे फ्रॉम अस, एंड मे बी 5 years डाउन द लाइन आपको एक बहुत अच्छी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी कि जब मेटावर्स आपका एक्सपैंड हो रहा है, एंड मे बी कंपनी स्टार्ट टाइंग अप विद देम कि हमें आपका मैप सर्विसेज चाहिए ताकि हम अपने मेटावर्स को और अच्छा बना सकें और इंटरेक्टिव बना सकें, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ऐड कर सकें, डेटा ऐड कर सकें, लेयर्स अच्छी कर सकें, टेक्सचरिंग आ सके वहाँ पे ढंग से, एंड टेक्सचरिंग नॉट इन द सेंस ऑफ ग्राफिक्स में यहाँ पे कह रहा हूँ, मे बी इन द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट दे वांट टू क्रिएट, राइट। उनको है कि थोड़ा रियलिस्टिक पिक्चर लगानी है, थोड़ी अपने स्काई स्क्रैपर्स लगाने हैं, तो वो जो टेक्सचर सा होगा ना एक एनवायरमेंट के अंदर, जब आप मेटावर्स के अंदर जाएंगे, तो वो सारा मैप डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। तो अगर वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कंपनी आपके लिए श्योर शॉर्ट मल्टीबैगर बनेगी, बिकॉज मेटावर्स अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। बट क्या ये कंपनी उसको इनेबल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो समय बताएगा। माई मेन फोकस व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग और व्हेन आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन मैप माई इंडिया इज कि फोकस जाए सारा मेटावर्स के ऊपर। दैट इज गोइंग टू बी माई बेट। मैं मेटावर्स की वजह से इसको प्ले करना चाहूंगा, ना कि बाकी रीजंस की वजह से। सो गाइज, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैप माई इंडिया। होपफुली आपको बिजनेस समझ आ गया होगा, आपको रिस्क समझ आ गए होंगे, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज समझ आ गई होंगी, ये कैसे आपको सैस, मैस और पैस में केटर कर रहे हैं, APIs के थ्रू केटर कर रहे हो, समझ आ गया होगा। कैसे B2B और B2B2C में हैं, इनके मेजर रेवेन्यू के जो सेगमेंट्स हो गए, ऑटोमोटिव एंड कॉर्पोरेट, वो आपको समझ आ गए होंगे। गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो समझ आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, कंपनी के बारे में आपको क्लैरिटी है। अब कॉल तो आपको ही लेना है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश ही कैश है इस कंपनी के पास। ग्रो करने के लिए एक्विजिशंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कंपनी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। कॉल आपको लेना है कि क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो आप जाके देखिए आपका कंटेंट, उसके अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस बताई हुई है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने लेकिन इसके अंदर भी बता दी हैं ताकि आप लोगों की शिकायत ना हो। मेटावर्स के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैं इसको कैसे प्ले कर रहा हूं और मैं कितना कितना इसमें बाय अगर कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द स्टॉक एनालिसिस, द बिजनेस एनालिसिस ऑफ मैप माई इंडिया और CE इन्फो सिस्टम जो इनका ऑफिशियल नेम है, जो कंपनी नेम है। थैंक यू सो मच अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।